नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पीएम मोदी ने आज यूपी को सबसे बड़ी सौगात दी है, जिसमें 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके पीएम मोदी ने सीधे पूर्वांचल को 164 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश भी की है। यानी कि योगी सरकार की यह सौगात 1/3 से ज्यादा सीटों पर असर डालने की वजह है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को योगी सरकार का यह दांव अभी फिलहाल रास आ नहीं रहा। एक्सप्रेसवे 9 जिलों जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर के गुजरेगा। इन जिलों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का मजबूत जनाधार है। बीजेपी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे विपक्ष के इस वोट बैंक के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रहार किया है। अब बीजेपी ने दोबारा सत्ता के लिए एक्सप्रेसवे को बड़े पैमाने पर प्रचारित और प्रसारित करने की योजना बनाई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी यूपी में हासिल की गई बढ़त को मजबूत करने के लिए इस एक्सप्रेसवे और ऐसी सड़क के रूप में इसको पेश किया जा रहा है जो कि पूर्वी यूपी के पिछड़े क्षेत्रों को विकसित क्षेत्र में बदलेगी। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक्सप्रेसवे पूर्वी अर्थव्यवस्था के रीढ़ बनेगा। यूपी में एक्सप्रेसवे ये 8 स्थानों पर राज्य सरकार औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने के लिए इसमें औद्योगिक कॉरिडोर यानी कि औद्योगिक गलियारा भी विकसित करेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का इस पर यह कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की कल्पना उनकी सरकार की समय हुई थी। उन्होंने दावा तो यह भी किया कि सपा सरकार ने 22 महीने के भीतर आगरा एक्सप्रेसवे को पूरा किया था। भाजपा सरकार एक अधूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रही है। लोग इस असलियत को जानते हैं, इसलिए लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने उद्घाटन से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी कर डाला था और इसको लेकर के भी कई सवाल अब उठने शुरू हो गए। तो एक्सप्रेसवे की सौगात तो मिल चुकी है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे किस तरह से जो वोट है उसको साध पाएगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। और आज जिस तरह से इसको लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया उससे जुड़ी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एक्सप्रेसवे सियासत का एक्सप्रेसवे क्यों है ये भी हम आपको समझाएंगे। आज आप ये समझें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात तो मिल चुकी है, लेकिन इसको लेकर के जो सियासत है वो भी जोरदार हो रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं आज प्रधानमंत्री के द्वारा जो उद्घाटन किया गया है उसकी तस्वीर है, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी किया गया। और क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात को बार बार कहा जा रहा है कि ये जो परियोजना है वो समाजवादी पार्टी की सरकार की ही है और उस समय इसका जो खाका है वो खींचा गया था। लैंड एक्विजिशन से लेकर के कई ऐसे कार्य थे जो कि उस समय शुरू हो चुके थे और इसलिए इस एक्सप्रेसवे को समाजवादी पार्टी की सरकार की उपलब्धि के तौर पर ही जाना जाए। और इसलिए अगर इसका उद्घाटन कर भी रही है मौजूदा सरकार तो वो एक अधूरे एक्सप्रेसवे को कहीं ना कहीं पूरा करने का काम कर रही है, जबकि ये योजना समाजवादी पार्टी सरकार की रही है। तो सियासत अब एक्सप्रेसवे को लेकर के लगातार हो रही है। एक्सप्रेसवे को लेकर के दावे भी हैं समाजवादी पार्टी के कि ये उनके समय के और उनके कार्यकाल की परियोजना है, जबकि 22 महीने के अंदर आगरा एक्सप्रेसवे बना करके समाजवादी पार्टी ने जनता को समर्पित किया था और इसलिए जनता सब समझ रही है। ये कहते हुए समाजवादी पार्टी इसको लेकर के मौजूदा सरकार के ऊपर हमलावर भी है। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इंट्रो में बताया, सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो पूर्वांचल के जितने भी प्रमुख जिले हैं उन सबको आपस में ये जोड़ रहा है और ऐसे में वहां की सियासत पर भी इसका जो असर है वो पड़ना लाजमी है। और इसलिए इस एक्सप्रेसवे को लेकर के जमकर आप देख रहे हैं कि सियासत हो रही है। क्रेडिट लेने की बार बार जो होड़ है वो भी लगी हुई है। मौजूदा पार्टी कह रही है कि उसने बनाया है इस एक्सप्रेसवे को, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि परियोजना उनके कार्यकाल की थी और उसकी आधारशिला भी समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में ही रखी गई थी। उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने जरूर किया है। यानी कि हमला समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के बोल रही है कि सिर्फ फीता काटने का काम ये सरकार कर रही है, अपनी कोई परियोजना अभी तक ऐसी नहीं है जो राज्य सरकार पूरी कर पाई। ये आरोप समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि उसने पूर्ण करके मूर्त रूप देकर के उन चीज़ों को दिखाया है और इसलिए जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये दावे सत्ताधारी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक्सप्रेसवे की आज सौगात दी गई, एयर शो हुआ, प्रधानमंत्री की मौजूदगी रही। 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक लगातार यहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। लेकिन अब एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल को कितनी रफ्तार मिलेगी, इस सवाल के साथ साथ बड़ा सवाल यह है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चुनावी तौर पर अगर आप देखें तो किस तरह से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, पूर्वांचल के जो तमाम जिले हैं जिनसे होकर के ये गुजर रहा है, उन विधानसभा क्षेत्रों में इसका क्या असर पड़ेगा और क्या इसके सहारे जो वोट हैं वो भी पार्टियों तक पहुंचेंगे। सवाल इस बात का भी है क्योंकि जब विकास का पैमाना और विकास के खाके की बात होती है तो फिर एक्सप्रेसवेज और इन तमाम विकास परियोजनाओं का जिक्र भी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसलिए इनको लेकर के भी सियासत जमकर होती रही है, पहले भी होती रही है और आज भी हो रही है।
अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब ये तय जनता को करना है कि आखिर वो इस एक्सप्रेसवे को किस प्रकार से देख रही है और क्या ये एक्सप्रेसवे वोट को भी लुभा पाने में कामयाब हो पाएंगी और इन पॉलिटिकल पार्टीज को कितना फायदा मिलेगा इस एक्सप्रेसवे को लेकर के, ये भी आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन हाँ, चुनाव में जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि अब और समय कम बचा हुआ है, उतना ही आप देख रहे हैं कि एक्टिव मोड में सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मौजूदा सत्ताधारी पार्टी से लेकर के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां भी अपने अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में है। लेकिन हाँ, ये एक्सप्रेसवे उन सब के बीच में किस तरह से राजनीतिक दशा और दिशा को प्रभावित करेगा, पूर्वांचल में इसका क्या असर होगा, क्योंकि पूर्वांचल के विकास के लिए इस एक्सप्रेसवे को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर इसकी जो महत्व है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि पूर्वांचल के लिहाज से ये एक्सप्रेसवे अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन उसका लाभ पूर्वांचल वासियों को कैसे मिलेगा, कनेक्टिविटी के अलावा भी, क्योंकि इसके आसपास आर्थिक जो क्लस्टर बनाने की बात है, जो कॉरिडोर बनाने की बात है, वो किस तरीके से मूर्त रूप ले पाएंगे, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे हो पाएगा, लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें सड़क के विकास के साथ भी जुड़ी हुई हैं। और वो कितना कामयाबी के साथ अभी की पार्टी या फिर आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे उसको मूर्त रूप दिया जाएगा, सवाल ये भी जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर पूर्वांचल वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी आप कह सकते हैं। और अब 10 घंटे में ही अगर आप पूर्वांचल से दिल्ली का सफ़र, यानी कि गाजीपुर से अगर आप दिल्ली 10 घंटे में आ सकते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक राहत की भी बात है। एक ट्रैफिक, एक लंबा समय और बहुत सारी चीज़ें जो कि आर्थिक तौर पर जुड़ी होती हैं एक अच्छी सड़क से, एक एक्सप्रेसवे से, उन सब का फ़ायदा पूर्वांचल वासियों को मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई जो राजनीति है और राजनीतिक फ़ायदा कैसे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलेगा और किस पार्टी को मिलेगा, ये सवाल जनता के जहन के अंदर है। और जनता अब इसको तय करेगी आने वाले विधानसभा चुनावों में कि आखिर वो इस एक्सप्रेसवेज को किस तरह से देख रही है, उसका क्रेडिट वो किसको दे रही है, और जो दावे पार्टियां कर रही हैं उनके दावों में कितना दम है, इसके लिए चुनावों का इंतजार करते रहिए। लेकिन हाँ, ये एक्सप्रेसवे सियासत का एक्सप्रेसवे ज़रूर है, इसको आप इस तरह से ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि सियासत जोरदार है इसको लेकर के। समाजवादी पार्टी का अपना दावा है, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का अपना पक्ष है। फ़ायदा स्थानीय लोगों को कितना मिलेगा, ये सवाल उससे भी बड़ा है। और जिस विकास की रफ्तार देने की बात हो रही है वो सही मायने में मूर्त रूप कब ले पाएगी और कितना विकास इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद पूर्वांचल का होगा, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी के दावे हैं, सभी की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन उन सब के बीच में ये एक्सप्रेसवे क्या राजनीतिक तौर पर लाभ दिला पाएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये भी सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। सवाल सबसे अहम ये भी है कि विकास कितना हो पाएगा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने के बाद पूर्वांचल का, क्योंकि अगर अभी आप देखें तो जब आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं तो पूर्वांचल विकास की रफ्तार में कहीं आपको पीछा छूटा हुआ ज़रूर नज़र आता था। हालांकि मौजूदा सरकार ये ज़रूर कहती है कि अब वो विकास में उसको जोड़ रही है, लेकिन अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद एक तो इसके सियासी तौर पर लाभ कितना होगा, और दूसरा ये है कि जिस विकास की बात हो रही है उतना विकास कैसे पूर्वांचल वासियों को मिलेगा, ये भी सवाल उसी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये राजनीति का एक्सप्रेसवे भी है, आज इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। साक्षी दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साक्षी दिवाकर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रदीप सिंह जी, आपका भी स्वागत इस चर्चा में। सचिन यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सचिन यादव जी, आपका भी स्वागत। और उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। उमाशंकर राजभर जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। साक्षी जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आप देखती हैं? एक तरफ तो हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री का आज का उद्बोधन या फिर मुख्यमंत्री का आज का उद्बोधन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल वासियों के लिए तो आप लोगों ने समर्पित कर दिया, लेकिन उसको लेकर के जो राजनीति है वो अपने स्तर पर भी हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इसकी आधारशिला उन्होंने रखी थी। बहुत सारा ऐसा काम था जो कि उनकी पार्टी की सरकार करके गई थी, उसका फीता काटने का काम आप लोगों ने किया है। मैं चाह रहा हूं कि इस पर आप रिएक्ट करें साक्षी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर गलत काम जो भी पिछली सरकारें करके गई थी उनको सही कर रही है। मतलब है, अगर उन्होंने गलत तरीके से उद्घाटन कर दिया, अगर इस गलत तरीके से शिलान्यास करके चले गए थे, जब उन्होंने सिर्फ 25% ही लैंड एक्वायर किया था, जबकि किसी भी टेंडर जारी करने के लिए लगभग 90, किसी भी शिलान्यास करने के लिए लगभग 80 से 90% जो लैंड एक्वायर्ड होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कागजों पे वो उद्घाटन करने की इतनी जल्दबाजी थी उनके अंदर कि बिना ही फॉर्मेलिटीज पूरी किए वो इसका शिलान्यास करके चले गए थे। तो उस गलती को सुधारा भारतीय जनता पार्टी ने, और जब हमने 90% से ज्यादा लैंड एक्वायर कर लिया उसके बाद हमने इसका शिलान्यास करवाया और आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ही उसका उद्घाटन किया।
भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, हम उसी के तहत कार्य कर रहे हैं। इसी यही कारण है कि हम हर क्षेत्र में बराबर का ध्यान दे रहे हैं। पहले की जो सरकार थी वो एक सीमित दायरे में रह के विकास कार्य करती थी, जैसे सपा की बात कर लीजिए आप, मैनपुरी, इटावा और या ये कह दीजिए लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में ही इनका विकास कार्य होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, और इसीलिए जो पिछड़ा क्षेत्र था हमारे पूर्वांचल का क्षेत्र, जहां तक अभी तक विकास के कार्य नहीं हो पाए थे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही कार्य किया है, और आज एक बहुत ही अच्छे परिणाम उसके देखने को मिल रहे हैं। अब न सिर्फ दिल्ली से उसकी दूरी कम होगी, बल्कि मैं इसके साथ में एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। ये जो टेंडर पास किया था सपा कार्यकाल में, वो 15,000 करोड़ की लागत से किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे 11,000 करोड़ में बना के तैयार किया, और प्रदेश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस वे बन के तैयार हुआ है। जो 4,000 करोड़ रुपए नेताओं की जेब में जाते हैं, कमीशन खोरी में जाते हैं, उसे भी बचाया है। तो जो हमारे टैक्स पेयर की मनी है उसे सेव करते करते हम जनता तक अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रयास है शुरुआत से ही, इसी के जो विकास कार्य हम कर रहे हैं, इसी के साथ में हम 2022 के चुनाव में हम जनता के बीच में जाएंगे, और हमें पूरा उम्मीद है कि जनता भी हमें समर्थन देगी 2022 में, उसी तरीके से जिस तरीके से 2017 में दिया था। सचिन यादव जी जवाब दें। जी, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की साथी कह रही हैं, लगातार प्रवक्ता जी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जैसे 11,000 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था। तो अभी आप बताइए कि किसी का टेंडर बिना जमीन को अधिग्रहित किए हुए क्या टेंडर हो सकता है? पहली बात, अगर आप पहली बात तो तार्किक रूप से बात होनी चाहिए। दूसरा ये है कि वो बता रही हैं कि 25% ही जमीन को अधिग्रहित किया गया था, जबकि सच्चाई ये है कि 80% जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी और उसका टेंडर 11,000 करोड़ रुपए में कर दिया गया था। लेकिन वो बता रही है कि 22,000 करोड़ रुपए 2200 करोड़ रुपए में अभी टेंडर जो बताया इन्होंने, क्या आप बताएंगी क्या हाईवे एक्सप्रेस वे के किनारे सर्विस रोड की व्यवस्था है? नहीं है। क्या आप बताएंगे किसी स्टेडियम की, अगर स्टेडियम बनाना हो हाईवे के किनारे तो आप एक्सप्रेस वे के किनारे तो आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आप मंडियों की व्यवस्था है उनके किनारे? नहीं है। अब ना मंडियों की व्यवस्था है आपके पास, ना सर्विस रोड की व्यवस्था है। आप 6 लेन आपका बना है एक्सप्रेस वे अभी, और उसमें जो 11,000 करोड़ रुपए की बात हो रही थी उसमें 8 लेन से 12 लेन तक बनाने की व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसमें व्यवस्था रखी। किनारे किनारे उसमें सभी वस्तुओं की मंडी बन सकती थी लगातार, उसमें ये व्यवस्था भी की गई। और लगातार जो टेंडर आपने कैंसिल किया है उस टेंडर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और फिर उसका दूसरा टेंडर निकाला गया, इस पे लगातार नुकसान हुआ है। आप ऐसा नहीं है कि कोई बात बता दो कि इतना 1 करोड़ उन्होंने किया था, इतना नुकसान हो गया, ये नहीं है सच्चाई। सच्चाई ये है कि आप दे क्या रहे हैं जनता को। और अभी जो एक्सप्रेस वे बनाया है आपने, अगर आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसका शिलान्यास जल्दबाजी में कर दिया, वो शिलान्यास आधारशिला नहीं रखती है, जल्दबाजी में रखती है, तो ये सरासर गलत है। सरासर इसलिए गलत है क्योंकि जमीन भी अधिग्रहित पूरी तरह की तरीके से कर ली थी, और जो जनता को जो मूलभूत जो जरूरतें वहां की थी, मंडी की जरूरत व्यवस्था है, जो वहां से एक्सप्रेस वे के किनारे जो गांव बसे हैं उनके लिए सर्विस रोड की व्यवस्था है, वो कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई। और आप देखिए कि इन्होंने जो क्वालिटी दी है, हम कह रहे हैं आपने बना भी दिया, हम मान भी ले रहे हैं 1% आपने बनाया भी है, कुछ काम किया भी है, तो उसमें मैं कहूंगा कि आप बताइए अभी जो बरसात हुई उसमें सारी मिट्टी जो किनारे की है वो अंदर चली गई और किनारे किनारे बहुत दरारें पड़ गई। आप बताइए कि और मजबूती की बात कर रहे हैं, मजबूती की बात अभी पता लग जाएगा, अभी 1 साल बाद पता लग जाएगा कैसा एक्सप्रेस वे बना है। उसमें जो डामर की जो गुणवत्ता है, इतनी खराब गुणवत्ता का प्रयोग किया गया है, वो हम लोग सब लोग जानते हैं, और अब आने वाले समय में सब पता चल जाएगा अगर इतनी तारीफ कर रहे हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास पर भरोसा करती है। आपकी 4.5 वर्षों की सरकार ने पूर्वांचल में क्या किया और पूर्वांचल के लोग किस तरीके से परेशान हैं। किसी भी जनपद में आप चले जाइए, पूर्वांचल के किसी भी जनपद में अभी बरसात के दिनों में हर गली में पानी भरा हुआ था, पानी निकास कोई व्यवस्था नहीं है। आप किसी भी विकास की बात कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल देने से सब कुछ सही हो जाए। प्रदीप सिंह जी, आप किस तरह से देखते हैं इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को और इससे जुड़ी हुई जो राजनीति हो रही, क्योंकि दोनों पार्टियां अपने अपने दावे से एक्सप्रेसवे को लेकर के कर रही हैं? प्रदीप जी, थोड़ा सा माइक के पास बोल सकते हैं क्या आप?
ऑडियो आपकी थोड़ी सी स्लो आ रही है। इसकी चौड़ाई आपने कर दी है, कम कर दी, इसकी लेंथ कम कर दी। और आप ये बताइए, जब आप पूर्वांचल में जाते हैं तो पूर्वांचल के उन किसानों, गन्ना किसानों पे भी आपने चर्चा की क्या? गन्ना किसानों का जो बकाया मूल्य, इसको वापस करने की बात आपने की क्या? आपने आशा बहू जो आपको मानदेय लेने आपके पास पहुंचे तो लाठियों से पीटा गया था, क्या इस पर भी आपने कोई चर्चा की क्या? इन सवालों का जवाब भी तो प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए था, सरकार को देना चाहिए था, लेकिन इस पर एक लंच नहीं बोलते हैं। आप ये बताइए, आप लगातार जब इस एक्सप्रेस वे पे चले कौन, आप ही ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में जगह दी जाएगी। आज उनसे आपने हवाई चप्पल की छीन ली, आज उनसे आपने रोजगार छीन लिया, आज उनसे आपने शिक्षा का अधिकार छीन लिया, और कानून व्यवस्था के नाम पर आप पूरी तरह फेल नजर आते हैं। लगातार आप देख रहे हैं, आप चाहे राजधानी से लेकर पूर्वांचल तक की स्थिति देख लीजिए। आप जेलों के अंदर अपराधी लगातार बर्थडे मनाते हैं, उनके वीडियो वायरल होते हैं। जेल के अंदर एक अपराधी दूसरे अपराधी को गोली मार दे रहा, या आज तक इस पर अपराधी पकड़े नहीं जा रहा, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। क्या इन मुद्दों पे भी सरकार कोई जवाब देगी क्या? निश्चित तौर पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की आवाम इन सवालों का भी जवाब इससे चाहेगी। और लगातार जब आप रोजगार की बात करते हैं, अब आप नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, तो लगातार चाहे नर्सिंग भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे नलकूप भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे यहाँ से शिक्षक भर्ती घोटाला रहा हो, घोटालों से भरी एक फौज आपके पास पड़ी हुई है। आपने बांट निकाली तो नौकरी नहीं दी, नौकरी अगर आप आगे बढ़ने की स्थिति आई तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। हाईकोर्ट तक को आप संज्ञान लेना पड़ता है और उस पर आदेश देना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को इन सवालों के जवाब देने होंगे, गन्ना किसानों के जवाब देने होंगे, नौजवानों के जवाब देने होंगे, कानून व्यवस्था पे जवाब देने होंगे। और हर इस मुद्दे पर पार्टी खड़ी रही है, तो कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है, हमारी नेता प्रियंका गांधी खड़ी रही है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी खड़े रहे हैं। कोरोना काल में जब सरकार सोती नजर आई, जब गैर जिम्मेदार तरीके से अपने घरों में बैठी नजर आई, तो सड़कों पर कौन था? सड़कों पर कांग्रेस पार्टी थी, हमारे नेता अजय कुमार लल्लू जी थे, और कम से कम 9,000 से ज्यादा कार्यकर्ता आपकी नकारा सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए हम जेलों में गए। हम लगातार सड़कों पे और जनता की आवाज से आवाज मिलाते हुए लोगों की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय परिवर्तन का समय है, और इस सरकार को जवाब देने को जा रहा है, जवाब देने जा रही है। और निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, अजय कुमार लल्लू जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ इस प्रदेश की आवाम खड़ी। उमाशंकर राजभर जी, आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा। आयोग जी, इस बात को ध्यान रखिए जो हमारे मित्र भाजपा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में अगर विकास की शुरुआत हुई है तो मायावती जी ने 2007 से 12 में जो आगरा एक्सप्रेस वे बनवाई, हालांकि लंबाई उसकी बहुत कम थी, 96 किलोमीटर ये थे, लेकिन दूसरी बात उसको जो अगर विकास की प्रगति को अगर रहा और उसको बढ़ाने वाला काम किया है तो माननीय अखिलेश जी ने किया है। जो 2012 से 2017 में यमुना एक्सप्रेस वे, आप आयुष इस बात को ध्यान रखिए, यमुना एक्सप्रेस वे की लंबाई जो है 302 किलोमीटर है, और तैयारी कितनी? उमाशंकर जी, थोड़ा सा मैं फैक्चुअल करेक्ट करना चाहूंगा। यमुना एक्सप्रेस वे मायावती जी ने बनाया और आगरा एक्सप्रेस वे बनाया अखिलेश जी ने। नहीं, सुनिए, आगरा ध्यान रखिए, नोएडा से जो आगरा तक आया है मायावती जी ने बनवाया है, वो यमुना एक्सप्रेस वे। लखनऊ जिसको यमुना एक्सप्रेस वे कहते हैं उसको माननीय अखिलेश जी ने बनवाया, इस बात का नोट करिए। दूसरी बात, लखनऊ से पूर्वांचल की आप आजमगढ़ की बात करें, यमुना एक्सप्रेस वे की लंबाई आईओजी 302 किलोमीटर है, जो तैयार होने माननीय अखिलेश जी ने 22 महीने में तैयार कराया। और जरा इनसे पूछिए मेरे मित्र भाजपा से कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई 340 किलोमीटर है, तैयार कितने महीने में हुआ है? सोचिए, 54 महीने में तैयार हुआ है। वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 54 महीने में वो तैयार किए हैं 340 किलोमीटर। और दूसरी बात, आयुष जी जरा उनको बोलिए, भाजपा के मित्र को, आज वो सुल्तानपुर से किए हैं, जाकर के उसको जुड़ना कहाँ है? बक्सर यानी बिहार तक उसको जुड़ना है। अभी तो वह पूरा तैयार नहीं है, आधा अधूरा उद्घाटन है। अगर उद्घाटन करना रहता इनको, या तो लखनऊ के सिरे से करते या तो बलिया के सिरे से करते, लेकिन ये बलिया नहीं जाएंगे क्योंकि बलिया तक वो जुड़ा ही नहीं है अभी तक, इसलिए उस अपूर्ण काम को दिखाने का काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर सचमुच लखनऊ में विकास की धारा अगर किसी ने बहाया तो माननीय अखिलेश जी ने बहाया, इस बात को आप ध्यान रखें। चाहे लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट हो, चाहे बनारस की वरुणा नदी की सफाई हो, बनारस घाटों की सफाई हो। दूसरी बात, अगर लखनऊ किसी ने काम किया तो आप ध्यान रखिए कि मेट्रो लाने का काम माननीय अखिलेश जी ने किया है लखनऊ में। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं बच्चों को आयोजित, इस बात ध्यान रखिए, बार बार हम कहते हैं इस बात के लिए कि सोच कितनी अच्छी अखिलेश जी की थी शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के,
कि उन्होंने उस समय 12वीं के बच्चों को लैपटॉप बांटा था और स्वास्थ्य को लेकर के कितनी बड़ी उनकी सोच थी कि 108 नंबर एम्बुलेंस चलाने का काम किया, जो गरीबों के लिए आज काम आ रही है, उसकी संख्या नहीं बढ़ा पाए। दूसरी बात, गरीबों के लिए जो सबसे बड़ा काम किया है पुलिस को लेकर के, कानून को लेकर के, इन्होंने 100 नंबर डायल की, पुलिस व्हीकल चलाई जो आज 5 मिनट के अंदर गाँव में पहुंच जाती है। तो अगर विकास किसी ने काम किया है तो माननीय अखिलेश जी ने किया है। और आने वाला आयु जिस बात को ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में अब जो भी मुख्यमंत्री आएगा वह उत्तर प्रदेश को आगे ही लेके जाएगा, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो। दूसरी बात, आज उत्तर प्रदेश को जरूरत क्या है? जो अति पिछड़ा, क्योंकि बहुत सबसे ज्यादा अगर आबादी पिछड़ों की रहती है तो उत्तर प्रदेश में रहती है। उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े हैं अपने बच्चों के लिए हक अधिकार की बात करते हैं, जिसकी बात माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं। वह अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं। यह विकास तो सब लोग करेंगे। अगर एक सड़क बनता है पूर्वांचल एक्सप्रेस तो उसमें फॉरवर्ड भी जाएगा, बैकवर्ड भी जाएगा, मुसलमान भी जाएगा, सब लोग जाएंगे। लेकिन अति पिछड़े के बच्चों को सुरक्षा कब मिलेगी, उसके बच्चों को स्वास्थ्य कब मिलेगी, अच्छी शिक्षा कब मिलेगी, वह चाह रहा है कि इस क्षेत्र में काम नहीं करेंगे आयोग जी। यह केवल इसको इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। इसके पहले 2017 में माननीय अखिलेश जी ने भी सुखोई को टचअप कराया था, लेकिन उसको इतना इवेंट नहीं मिल पाया क्योंकि प्रधानमंत्री उस समय गैर बीजेपी मतलब बीजेपी शासित थे, वह नहीं आ पाए। तो आज केवल प्रधानमंत्री आ गए इवेंट में, इसलिए उसको हाईलाइट किया जा रहा है। बाकी काम नहीं है, कामों के पुलिंदा है तो झूठी सरकार है, केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक भी काम जिसका इन्होंने शिलान्यास किया कभी इसका उद्घाटन नहीं कर पाए, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए मैं साक्षी जी से जवाब देता हूं। बिल्कुल, साक्षी जी जवाब देंगे। अभी हमारे उमा शंकर भाई थोड़ा नए सम्मिलित हुए हैं सपा में, तो थोड़ा कार्य में कंफ्यूजन है उनके कि कौन सा मायावती जी का है और कौन सा उनके अखिलेश जी का है। लेकिन फिलहाल इस पे ना जाते हुए मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और लगातार जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सपा हर कार्य में बोल रही है कि हमने किया है या हमने इसका शिलान्यास किया था। तो इसकी जड़ में अगर आप जाएं तो आपको अगर 2017-16 की दिसंबर में माननीय अखिलेश जी की सरकार ने लगभग 60,000 करोड़ के 300 परियोजनाओं की घोषणा की थी। तो जो ये घोषणा किए थे इलेक्शन से पहले जनता को भ्रमित करने के लिए, मतलब जनता का फेवर लेने के लिए, तो ये जो वो कार्य हैं जो बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी उससे जो मिलते जुलते कार्य अगर हमने घोषणा की थी तो अगर हमने उन्हें पूरा किया है तो मुझे लगता है ये उन्हीं के किए गए घोषणा के कार्य हुए हैं। तो इसलिए शायद ये कंफ्यूजन है, इसलिए जो भी हमारे कार्य हो रहे हैं इन सब पे अपना नाम लगाना चाह रहे हैं। अभी एक सिंबॉलिक इनॉग्रेशन इनकी पार्टी द्वारा किया गया है, तो मुझे लगता है जल्द एक समय ये भी आएगा 2022 के चुनाव के बाद में ये सिंबॉलिक शपथ ग्रहण भी करेंगे, क्योंकि जो 350 सीटें हम जीतेंगे वहां पे इनके कैंडिडेट हारेंगे, तो ये उनको एक और नया अभियान चलाएंगे कि सब लोग अपने अपने जिले में सिंबॉलिक शपथ ले लो विधायकी की। तो जिस तरीके से जनता को लगातार भ्रमित कर रहे हैं, सबको बताना चाह रहे हैं कि ये कार्य उन्होंने किया है और ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 वर्षों से कुछ नहीं कर रही है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अब वो जनता, समय आ गया है, चुनाव नजदीक है, अब जनता के बीच में जाना शुरू करे, तब उन्हें पता चलेगा कि लोगों को पक्के मकान है, शौचालय हो, घर घर बिजली पहुंचाने का कार्य, घर घर गैस कनेक्शन देने का कार्य, सब ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये वो बुनियादी सुविधाएं हैं जो 70 वर्षों से प्रदेश की जनता को नहीं मिल पाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे आने के बाद ना सिर्फ बुनियादी सुविधाएं बल्कि आधुनिक सुविधाएं भी यहाँ की जनता को दी है। लेकिन साक्षी जी, दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण यहाँ से निकले थे। एक तो ये कि पूर्वांचल का, चूंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसलिए पूर्वांचल का विकास कितना होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद आप लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचल की जो तस्वीर है वो और बदलेगी। स्पेसिफिकली 4.5 साल में स्टेट गवर्नमेंट ने पूर्वांचल के लिए क्या किया, थोड़ा सा अगर आप उसको बता पाएं। और दूसरा जिस विषय को आप लोग अभी कह रहे थे उस पर अभी कांग्रेस का ये भी कहना था कि इसके अलावा भी, क्योंकि पूर्वांचल में जो क्राइम की आप लोग बात करते हैं या फिर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर या रोजगार की, उन सब पर भी आप लोगों ने फोकस नहीं किया। मैं चाह रहा हूं कि उसका भी थोड़ा सा जवाब दें आप साक्षी। देखिए, उत्तर प्रदेश 2017 से पहले दंगों का प्रदेश माना जाता था, ये बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता अगर बाहर भी जाती थी, अगर महाराष्ट्र साइड में या फिर मध्य प्रदेश के साइड जाती थी, तो बताते हुए एक असुरक्षित महसूस होता था कि सामने वाले का नजरिया क्या होगा अगर हम ये बता दें कि हम आजमगढ़ से हैं या पूर्वांचल क्षेत्र से हैं या उत्तर प्रदेश से ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूं। तो ये जो नजरिया बदला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बदला है, क्योंकि अब यहाँ से जो माफिया हैं उनको सजा मिल रही है, वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। जो लगातार जो कानून चुस्त है, दुरुस्त है, यहाँ पे जो आपराधिक घटनाएं होती थी उन पे बहुत बड़ी रोक लगी है। तो इस सब कारण जनता का जो समर्थन हमें लगातार बढ़ता चला जा रहा है वो इस कारण भी है क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था को बहुत हद तक सुधारा गया है। और जो अभी जो आप बता रहे थे, जो
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उसके साइड में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगेगा उससे रोजगार के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो। लेकिन साक्षी जी, उसी के साथ सवाल सचिन जी ने उसमें ये भी जोड़ा था, क्योंकि कॉस्ट आपने कम इसलिए की क्योंकि उसके आसपास जो एमिनिटीज आपको डेवलप करनी थी आपने उसको डेवलप किया नहीं, उसके अंदर जो गुणवत्ता है उसका ख्याल आप लोगों ने नहीं रखा, और इस वजह से आप ये कह भी रहे हैं कि अगर आपने उसमें कॉस्ट कटिंग करी या फिर आपने बचा लिया पैसा तो वो इस वजह से बचा है, उसकी क्वालिटी पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ रोड की बात हो रही है। ये 15,000 करोड़ का टेंडर इनके कार्यकाल में पार हुआ था, जो कि 11,000 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के दिया है। मैं 4,000 करोड़ का जो कमीशन खोरी या नेताओं की जेब में जाता उसकी बचत की गई है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनेगा उसके किनारे उसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्दी जनता के सामने वो भी आएगा और उससे बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर जनता को मिलेंगे। और एक जो यहाँ पे जो विकास की गति है उसको, जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसको बहुत सारी गति मिलेगी। सचिन जी जवाब दीजिए। जमीन अभी तक नहीं खरीदी गई, आपको बताया आयुषी, आप बता रही हैं, साक्षी जी कह रही हैं कि उनके बगल में एक्सप्रेस वे के बगल में जमीन खरीदी जाएगी और सभी मंडियों की, स्टेडियम की या सबकी व्यवस्था नहीं। आप सुन लीजिए, आप ऐसा है कि आप कह रही हैं मंडियों के लिए या उसके किनारे जो सर्विस रोड बनेगी उसकी व्यवस्था। अब आप बताइए कि जो एक्सप्रेस पे लगभग 10 जनपदों को जोड़ता है, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे लगभग 10 जनपदों से होते हुए जाएगा, तो आप बताइए कि इसमें जो यहाँ से वहां तक गांव भी तो पड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो एक्सप्रेस वे तक कैसे चढ़ेंगे, या एक्सप्रेस वे के नीचे जो जाते हैं लगातार, जो अपने गांव से गांव को जोड़ता है एक्सप्रेस वे के किनारे किनारे, वो सर्विस लेन तो आपने खत्म कर दी है ही नहीं वहां। और रही बात जो समाजवादी पार्टी की सरकार में आप अधिकृत जमीन की बात कर रही थी कि जमाखोरी 4,000 करोड़ की बात कर रही हैं, तो आप बताइए 4,000 करोड़ रुपए कम करने से आप अगर बता रही हैं कि कर दिया है, तो आपने सर्विस रोड भी खाली है, सर्विस रोड तो है नहीं। और वहां उसके जो हमारा आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस भी बना है जो 302 किलोमीटर का, उसमें आप देखिए वहीं से शुरुआत हो जाएगी। आप लगातार वहां स्टेडियम की व्यवस्था है, किनारे जमीन अधिकृत की गई है, इस जगह की गई है। आप और आगे आएंगे तो कन्नौज के पास मंडियों की व्यवस्था की गई है, और आगे आएंगे तो लगातार उन्नाव से उधर अगल बगल में सभी जनपदों के पास लगातार आलू की मंडी की व्यवस्था हो सकती है, वहाँ गेहूं की मंडी की व्यवस्था हो सकती, किसी भी अनाज की, हर प्रत्येक प्रकार के अनाज की व्यवस्था हो सकती है, फलों की सब्जियों मंडी, सब्जियों की, फलों की मंडियां, सब व्यवस्थाएं हैं वहां पर। और लगातार उसके किनारे किनारे एक सर्विस रोड दी गई है। आप जाइए, आप लोग लगातार जाते रहते हैं, आप देखिए लगातार उसके किनारे सर्विस रोड है जिससे प्रत्येक गांव जोड़ा गया है, और गांव के अलावा कस्बे भी लगातार उससे जुड़े हैं, जो आप कहीं भी जा सकते हैं और गरीब आदमी उससे किसी भी शहर पहुंच सकता है सर्विस रोड से। और आपने अभी कहा कि पूर्वांचल के विकास की बात करी तो 4,000 करोड़ रुपए कम करने थे, और आपने इतना बड़ा धोखा जनता के साथ कर दिया। आपने कहा कि शिलान्यास की बात कर रही हैं आप, शिलान्यास कर दिया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने, तो समाजवादी पार्टी की शिलान्यास करने के लिए कुछ काम भी तो दिखाना होता है। कोई ऐसे तो नहीं, जमीन 80% नहीं साक्षी जी, देखिए 80% जमीन जब आप घोषणा करके चले गए थे। नहीं, एक बात मेरी बात सुनिए, देखिए ऐसा है, क्या एम्स के लिए बाबा जी के जनपद में, मुख्यमंत्री जी के जनपद में एम्स के लिए मुख्यमंत्री जी जगह नहीं थी गोरखपुर में? क्या झांसी में जगह एम्स के लिए जगह नहीं थी? नहीं, आप सुन लीजिए, अगर ये बात मेरी गलत हो तो आप पेपर दिखा दीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप पेपर दिखा दीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप मुझे सिद्ध कर दीजिए। नहीं देखिए, नहीं गलत बात मत करिए। केवल 22 महीने में एक्सप्रेस वे बना के दिया, 22 महीने में एक्सप्रेस में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए समाजवादी पार्टी की सरकार ने, कितने महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं नहीं की। आप एक बात बताइए, आप एक अभी आपने एक ऐसे मेडिकल कॉलेज का एक उद्घाटन कर दिया जिसमें अभी शीशे भी नहीं लगे थे, जिसमें कोई तैयारी नहीं थी, प्लास्टर नहीं हुआ, और आप उसका फीता काट रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जगह दी है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने जगह दी, एम्स के लिए जगह दी गोरखपुर में, एम्स के लिए गोरखपुर में जगह दी, एम्स के लिए झांसी में जगह दी। आप एक काम तो समाजवादी पार्टी, प्रत्येक काम समाजवादी पार्टी का है, और आप लोग अपना बताने में लगे हुए हैं। और आप कह रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने 60,000 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर दिया था, लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल तथ्यहीन हैं, और ऐसी बातों से जनता को आप गुमराह मत करिए।
क्योंकि जनता सब जान चुकी है और आप लोगों की समाजवादी पार्टी की जो लहर है उसमें साफ बौखलाहट दिखाई दे रही है कि अखिलेश यादव जी इस समय प्रदेश के ही नहीं देश के इतने लोकप्रिय नेता हैं तो उन्हें देख करके उन्हें लोग उनके लोगों के उत्तर प्रदेश के लोगों में इतना प्रेम है कि आप वो अगर हाईवे पे और एक्सप्रेस वे भी कहीं कहीं खड़े हो जाएंगे। और आपने क्या किया कि समाजवादी पार्टी के उस पर अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप बैरिकेटिंग क्यों कर रहे हैं? लगातार हर जगह आपने बोल्डर रख दिए, उस पर कोई चलेगा नहीं, उद्घाटन बीच में किया जाएगा। आप बताइए, जैसा कि हमारे अभी साथी ने बताया, नहीं गलत, देखिए गलत बात जन समर्थन आ रहा, भरपूर जन समर्थन आ रहा है। और आपका जो अहंकार, जो अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं, अभी कहा था आपने कहा था कि सिंबॉलिक हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग सिंबॉलिक शपथ लेंगे एक, हाँ अभी कहा था आपने, तो आपको ये पता चल जाएगा मार्च के अंत में, आपको पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव जी कितने विधायकों के साथ समर्थन पत्र लेकर के, कितने विधायकों का समर्थन पत्र लेकर के शपथ लेने जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। हम लोग अहंकारी लोग नहीं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, प्रत्येक समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। और प्रदेश में आपकी क्या दुर्दशा कर रखी है 4.5 वर्षों में, ये पूरा प्रदेश जानता है। और आप लोग इतना यहाँ पे टीवी पे आके झूठ बोलते हैं, ऐसा मत करिए आप। चलिए सचिन जी वो जनता तय कर देगी, जनता तय कर देगी कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है साक्षी जी, एक सेकंड। प्रदीप जी जो बातें आपने कही उसका जवाब दिया साक्षी जी ने कि चाहे आप क्राइम की बात करें या अन्य मुद्दों की बात करें, उस पर भी बराबर काम किया गया और स्पेशली पूर्वांचल को लेकर के जो परसेप्शन था वो बदला है सरकार ने। हमारी बहन के पास पूरी जानकारी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी जब अपराध की बात करती है तो आपको याद होगा इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार AK-47 अगर उत्तर प्रदेश ने देखा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखा है। राजधानी के अंदर पहली बार ट्रेन कभी चली है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चली है। मुख्यमंत्री आवास से 500 मीटर दूरी पर राइफल AK-47 AK-56 अगर कभी चली तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चली है। हजरतगंज के अंदर 150 राउंड गोली चलाने वाले आरोपी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कबीना मंत्री हैं। आप ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश आज की डेट में अपराधी जेलों के अंदर अपना बर्थडे मना रहे हैं, एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं और राजधानी छोड़ी। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में मनीष गुप्ता हत्याकांड हुआ हो, चाहे विवेक तिवारी हो, पुलिस जब इनकाउंटर की बात करती है तो मुझे टाटा की आवाज निकलती है। जब गोली चलाती है तो मनीष गुप्ता मारा जाता है, विवेक तिवारी मारा जाता है। और जब उसकी आगे बढ़ती कानून व्यवस्था के प्रति ईमानदार होती है तो भारत माता की जय बोलकर थाने फूंक दिए जाते हैं और वो जिनको गोली मार दी जाती है और अपराधियों को कोई महिमा मंडित करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कबीना मंत्री करते हैं। और जब हमारे गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश आते हैं और दूरबीन लेकर देखते हैं, उन्हें अपराधी दिखाई नहीं पड़ता तो ठीक बगल में एक अपराधी का पिता गृह राज्य मंत्री खड़ा होता है, उसके सामने बैठकर बाइस्कोप से अपराधियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेरी महाराज के भय से छोटे अपराधी गायब होते नजर आते हैं। जब ये रोजगार की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, तो अब लगातार आप ये देख रहे हैं, चाहे जितनी भी भर्तियां रही हो सारी की सारी भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़। जब ये विकास की बात करते हैं तो आज विकास की स्थिति यह है कि जो खाद्य तेल हमारे पीरियड में 70 रुपए 78 रुपए मिला, 200 रुपए 250 रुपए मिल रहा है। आप पेट्रोल का दाम आप देख रहे हैं, आप गैस सिलेंडर का दाम आप देख रहे हैं। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इस पर कौन खड़ी है या आम जनता पर हंसती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर अगर ईमानदारी से बात करें तो आप जनता की आवाज का जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक न तो उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कोई लफ्ज बोला है, न गृह ने बोला, न जिसके प्रधानमंत्री ने बोला। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ तक लगातार झूठ बोलते हैं। उमाशंकर राजभर जी, पूर्वांचल का परसेप्शन बदला भारतीय जनता पार्टी ने या मौजूदा सरकार ने, वो ऐसा कह रहे हैं? नहीं देखिए आयुष जी, ये तो मैंने कहा कि जो विकास की राह यूपी में चले हैं लोग जो है, यह 2007 से शुरुआत हुई है। मैंने आपको क्लियर बता दिया, चाहे आगरा एक्सप्रेस पे हो, चाहे लखनऊ एक्सप्रेस हो, यमुना एक्सप्रेस हो, चाहे पूर्वांचल, आप कनेक्टिविटी विकास के लिए कनेक्टिविटी। लेकिन भाजपा के मित्र जरा बहन जी से पूछिए कि 2 हफ्ते पहले यह कहा गया कि हम एक्सप्रेस वे के अगल बगल की जगह को लेकर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, ऐसा कहा गया। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जब अधिकारी जाते हैं किसानों के पास तो सोचिए किसान इनसे कितना गुस्से में है
कि इनको जगह देने के लिए तैयार नहीं है। यह कहे कि संसद डेढ़ से 4 गुना हम जगह ले रहे हैं, आपको पैसा देंगे, लेकिन किसान तैयार नहीं हुआ। इस बहन जी को जरा बताने का काम करिए। दूसरी बात जो बहन जी ने कहा कि यह जो इसके पहले दंगा वालों की सरकार थे, तो आयुष जरा बताइए कि जो दंगा करने वाले थे वो तो आज सत्ता में बैठे हुए, चाहे मुजफ्फरनगर की घटना है और ताजा मैं आपको एक हफ्ते पहले घटना आयुष जी बता दे रहा हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, उसका रिएक्शन त्रिपुरा में होता है और त्रिपुरा से आकर के महाराष्ट्र के अमरावती जिले में होता है। अभी अभी कल ही कोई बीजेपी का मंत्री जो पूर्व मंत्री था वह पकड़ा गया। तो दंगा करने वाले तो सत्ता में है, तो उत्तर प्रदेश में दंगा का सवाल ही नहीं है। दूसरी बात, बहन जी ने अभी कहा कि बुंदेलखंड के बाद, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद बाबा जी ने गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। आयुष जी मैं बता दूं बहन जी को कि गंगा एक्सप्रेसवे की बात जो है बहन मायावती के समय शुरुआत हुई थी, यही भाजपा के मित्र थे, कह रहे थे अगर गंगा के किनारे से यह गंगा एक्सप्रेसवे जाएगा तो गंगा जी का पानी दूषित हो जाएगा। यह बातें लोग कह रहे थे, लेकिन आज बाबा जी उसी गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं कि हम दिल्ली से लेकर के जाकर के प्रयाग तक हम गंगा एक्सप्रेसवे को बनवाएंगे। तो सोचिए, जब ये सत्ता में रहते हैं तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सत्ता से बाहर रहते हैं तो उसी कामों का विरोध करते हैं। तो आयुष जी मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश अब विकास की राह पे चल दिया है। यह विकास का राह 2007 चालू है और इसके पहले माननीय मुलायम सिंह थे। तो अगर आजमगढ़ का किसी ने काम किया तो जो आजमगढ़ की बात करते हैं मंडल, उसको कमिश्नरी बनवाने का काम अगर किया है तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया है और माननीय अखिलेश जी ने यश लाने का काम किया है आजमगढ़ यानी पूर्वांचल विकास। तो 2012-17 में, लेकिन हम विश्वास करके हम आयुष जी बता दे भाजपा के मित्रों को, हम इनके साथ में 2 साल रहे, विश्वास हम क्यों किए? ये हमको इसी बात के गर्वाते थे कि आज पिछड़ा जो पिछड़ा है वह अपने बच्चों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बच्चों की वह सुरक्षा की बात करता है कि हमारे बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसको सुरक्षा कैसे मिले, जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और यही आरक्षण की व्यवस्था को लेकर के हमको डरवाते थे, यही समाजवादी लोग आपके आरक्षण की व्यवस्था को लूट रहे हैं। यह डरा करके हम इनके साथ, हमने विश्वास किया, हम इनके साथ में रहे और माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर इनका 14 साल का उत्तर प्रदेश का बनवास साफ कराए, लेकिन जब इनके हम साथ में रहे तो सामाजिक न्याय समिति की बात भूल करके यह जानते हैं क्या किए, यह तो शमशान कब्रिस्तान की बात करने लगे, अली बजरंगबली की बात करने लगे और पाकिस्तान तालिबान की बात करने लगे। यह विकास के रास्ते पे भूल गए। आज जब इलेक्शन आया है तो माननीय अखिलेश जी का जितना शिलान्यास था उसको पूरा करके यह दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में विकास कर रहे हैं। यानी अलग अली बजरंगबली अब याद इनको नहीं है, विकास तो मुद्दा ही भूल जाइए। यह भाजपा की बस की बात नहीं है। भाजपा अगर सोचिए, अगर इनकी नीयत अगर साफ नहीं होती तो आज सोचिए कि 12वीं के बच्चों को माननीय अखिलेश जी लैपटॉप दे रहे थे, अगर 12वीं पास के बच्चे लैपटॉप, आज ये लैपटॉप की बात कर रहे हैं, कह रहे जो टेक्निकल बच्चे रहेंगे उनको लैपटॉप मिलेगा। लेकिन यह बता दीजिए, अगर 2000 सोचिए आयोग जी की 4.5 साल हो गया, 4.5 साल में कितने बच्चे 12वीं के पास हुए होंगे, और अगर इनको लैपटॉप देते तो वही बच्चे आज इंजीनियर डॉक्टर बनकर के निकल गए होते। उत्तर प्रदेश में गरीब का बच्चा जो है इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, लेकिन इनकी नीयत और नीयत साफ नहीं है। यह इलेक्शन को पोलराइज करना जानते हैं। तो 22 में जनता दलित मुसलमान तो इनको एकदम हाथ धोकर बैठा है कि आइए आप क्षेत्र में तो आइए, इनका हम खदेड़ा करके रहेंगे 2022 में। उमाशंकर जी सीधा बाबा योगी जी को गोरखपुर मठ में भेज के रहेंगे। इस बात को आयुष जी देखिए, भाजपा या फिर ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है वो अपने बयान पे पलटने के लिए जानी जाती है। उनका हर दिन दूसरा नया बयान शुरू आ जाता है। कभी वो मुख्यमंत्री बनाने के इतनी दमदारी दिखाते हैं कि मैं खुद मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मैं खुद भी बनूंगा और 4 लोगों को और को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, परंतु उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी नहीं मिलते। ये इनका जन समर्थन है, इनके लिए जो जनता है, इन्हें 4 उम्मीदवार तक जनता में से नहीं मिल पाते जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल हो। अब वो जहां हमारे अखिलेश जी के साथ में आ गए हैं तो अब वो कह रहे हैं मुझे 2-3 सीटें भी मत दो तब भी मैं आपका समर्थन करूंगा। जो जिस तरीके कल तक ओवैसी के साथ थे, आज उनको ये कह रहे हैं कि 10 सीटों पे ही लड़ो तभी जीत पाओगे वरना नहीं जीत पाओगे। तो जिस तरीके से ये अपनी बात पे, अपने बयान पे बदलते हैं
और जो ये जिन्ना का भूत निकाल के लेके आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं लाती है। हिंदुत्व की बात जो करते हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं करते। हम तो कह रहे हैं भाई आप विकास के बारे में बात करो, क्यों आप जिन्ना का भूत निकाल के जिन्न निकाल के लेके आते हैं, या फिर क्यों आप हिंदुत्व की बात लाते हैं? ये कांग्रेस करती है या फिर हमारी सपा की पार्टी करती है। तो जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो योजनाओं के माध्यम से हम घर घर पहुंचने में सफल विकास हुए के हैं। मुद्दे पे जो सामाजिक न्याय समिति है, पिछड़ों के विकास के पिछड़ों के विकास के नाम पे हम आपके साथ में आए थे, 2 साल आपके साथ में रहे, लेकिन आप सामाजिक न्याय समिति को लागू करेंगे। बता दीजिए किस कारण आप गए थे। देखिए जिस व्यक्तिगत कारण जो व्यक्तिगत बता दीजिए ना, आप रोहिणी कमीशन कब लाएंगे? 3 साल हो गया, रोहिणी कमीशन को कब लागू करेंगे यह बता दीजिए ना। अब आप मुझे आपके साथ बोलने दीजिए, में आपके ऊपर हम लोगों ने विश्वास किया, आपका 14 साल का बर्बाद समय समाप्त किया, लेकिन वो अब पिछड़ों के विकास की बात है, अधिदलित की विकास की बात है, मुसलमान की विकास की बात है, उसके मुद्दे पे आप कब आओगे बहन जी? ये बता दीजिए, उसको कब लागू करेंगे सामाजिक न्याय समिति? हम उसी मुद्दे पे बता रहे हैं। और पिछड़ों की जनगणना कब होगी यह बता दीजिए हमको, जनगणना कब होगी? उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आप पहले जनता के बीच में जाइए, आपको वहां पता चलेगा कि हिंदू मुस्लिम अगला पिछड़ा किसी के साथ में कोई भेदभाव किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। क्या जो हमारी योजना जरा माननीय मोदी से पूछिए, बिहार के इलेक्शन में जाके कहते थे हम अति पिछड़ा है, हम पिछड़े समाज के हैं, तो आज के ही लोग हैं। अभी पिछड़े ध्यान रखिए, 4 महीने पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया उन्होंने, तो संसद में खड़ा करके कहे यह पिछड़े समाज का है, दलित समाज का है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, आप जब आप करें तो सब कुछ वही मैंने कहा। माननीय प्रकाश राजभर जी कहते हैं खाता न बही, भाजपा जो कहे वही सही। इस बात को आयुष ध्यान रखिए, यह लोग जनता को गुमराह करने वाले हैं। चलिए ठीक है ओम प्रकाश जी, ये सब जनता ध्यान रखेगी, जनता ध्यान रखेगी, जनता ध्यान रखेगी। जब वो वोट करने जाएगी तो सब ध्यान रखेगी। साथ में थे, परंतु कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से कुछ जो इनकी इच्छाएं थी तो बोल रहे हमारा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए पार्टी से चले गए। आप अखिलेश जी उनकी कितनी व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी करेंगे नहीं करेंगे वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो हमारा मूल मंत्र था सबका विकास, उसके साथ। चलिए ठीक है साक्षी जी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के निरंतर सवाल उठ रहे हैं या किसानों को लेकर के वो जो सवाल उठा रहे हैं, मैं चाह रहा हूं उसका भी जवाब दे दें साथ में। साक्षी जी देखिए, अभी एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, मैं उसके बारे में उसकी एक लाइन ही पढ़ के बताऊंगी, उससे ही सारी स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति इस समय है। आईपीसी की अपराधों में गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या में उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय नंबर पे है और 2 सिद्धि के प्रकरण में उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी आरोपी है वो सलाखों के पीछे है और उसको सख्त से सख्त सजा दी जा रही है और बिना किसी भेदभाव के दी जा रही है, चाहे वो हमारी पार्टी का रहा हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको बख्शा नहीं जा रहा है, कानून के तहत उसे सजा सख्त से सख्त दी जा रही है। तो ये भारतीय मैं बार बार अपने मूल मंत्र को इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि उसी के तहत हम कार्य कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और अगर कोई हमारे साथ का भी व्यक्ति अगर उसने भी कोई अपराध किया है तो उसे भी सजा देने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटती है। और ये जो संतोष एक हमारे समाज में देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जो एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर जनता दिखा रही है, वो इसीलिए दिखा रही है क्योंकि उसे पता है कि हम किसी प्रकार का भेदभाव जनता में नहीं कर रहे हैं। सचिन जी जवाब दें। साक्षी जी की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, शायद वो मैंने अलग पढ़ी है, इन्होंने अलग पढ़ी। अभी मैंने पढ़ा था रिपोर्ट में, तो कुछ भी पढ़ के उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में भारत में नंबर 1 है। तो पिछली सरकार से 10 गुना अपराध इस सरकार में। कल के अखबार में मैंने पढ़ा कि कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी बहुत निकम्मे हो गए हैं। आप देखिए उसमें हेडलाइन लिखा है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकली और मैं तो पढ़ करके बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और आप जी हाँ जी, अभी और बताइए। और आपने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश अपराध की बात करें तो अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। आपने कहाँ पढ़ लिया और कैसे आप अगर बच्चों के विरुद्ध अपराध में 29 नंबर पे है, हत्या में नहीं, बच्चों अपराध जो मैंने पढ़ा नंबर पे है, जो मैंने कहाँ से पढ़ते हैं? नहीं अभी देखिए ऐसा है उत्तर प्रदेश में अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और रही बात सजा में, अगर 1 नंबर पे होती तो कासगंज में पुलिस कस्टडी में उस नौजवान की हत्या नहीं कर दी गई होती, फिरोजाबाद में ऐसा कांड नहीं होता।
जो गाजियाबाद में हुआ है वो नहीं होता। लगातार ऐसी हत्याएं हो रही हैं और उन्हें कोई सजा का कोई प्रावधान नहीं है, कहीं सजा नहीं मिल रही है। क्यों आप सरासर झूठ यहाँ पर चैनल पर आकर बोल रही हैं? आप ऐसा है कि लगातार नहीं देखिए, नहीं कासगंज में हत्या हुई कि नहीं हुई, आप बताइए। अपहरण के बारे में सुनने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, पहले दंगों का। अरे हत्या अपहरण से बड़ा होता है हत्या। अपहरण में तो कम से कम पकड़ ही की गई। देखिए साक्षी जी, आप एक बार बताइए, आप देखिए समस्या क्या है कि आप लोग मोड़ बहुत अच्छी तरीके से सरलता से मोड़ना चाहते हैं कि उस मुद्दे पर मत जाइए, दूसरी तरफ मुड़ जाइए आप। अभी आपने बहुत सी बातें कही। देखिए मैं तो हमेशा तार्किक बात करता हूँ और समाजवादी पार्टी के लोग तार्किक बात करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए साक्षी जी, ऐसा नहीं है। आप बताइए क्या हत्या नहीं हुई? आप बताइए। आपने पुलिस के दबाव में उनके माता पिता से नहीं, आप बताइए। आपने अभी कहा कि मुख्तार अंसारी, आपने कहा कि मुख्तार अंसारी और बाहुबलियों के घर तोड़े गए, उन्हें सजा दी गई। तो आप बताइए उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे अपराध में हो गया? अगर सजा मिली, मैं मानता हूँ सजा मिली, लेकिन कहाँ सजा मिली, किसे? आप उत्तर प्रदेश को आप बताइए अपराध में नंबर 1 पर अपराध में। मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी है। देखिए नहीं, ऐसा है कि देखिए आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अलावा आपकी पार्टी विकास के मामले में कहीं नहीं है। आप समाजवादी पार्टी की नकल भी कर लेते अगर तो 4.5 वर्षों में आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए सचिन जी, लेकिन ऐसा नहीं। सचिन जी, उसका फैसला भी अभी जनता को ही करना है ना। ठीक है प्रदीप जी अभी ठीक है। साक्षी जी, प्रदीप जी। आयुष, अभी भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन अपराध के आंकड़े हम बताना चाहते हैं, एनसीआरबी का ही आंकड़ा है कि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश छोटे बच्चे और बच्चियों के खिलाफ अवैध हथियारों के मामले में नंबर 1 है। महिला अपराध के मामले में नंबर 1 है। भाजपा में दलित अपराध के मामले में नंबर 1 है। प्रतिदिन 20 से ज्यादा यौन हिंसा होती है। दलितों के खिलाफ 32 अपराध बढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, कम से अभी विगत 2 वर्षों में 93 घटनाएं पत्रकारों के साथ आपराधिक हमले हुए, 20 से ज्यादा साधुओं की हत्या हुई। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और हमारी। चलिए प्रदीप जी, कुछ ऑडियो का डिस्टर्बेंस है और इसी के साथ समय भी मेरे पास नहीं है। मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि राजनीति जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ी हुई है वो विकास के पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो कितनी खरी उतरती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो दावे किए जा रहे हैं, जनता उसको किस तरह से देख रही है और चुनावों में उसका जवाब कैसे देगी, इसके लिए विधानसभा चुनावों का इंतजार ही करना पड़ेगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।